मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी मेरी अपनी ओपिनियन रखूं तो मेरे खिलाफ अब कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। तो यस, ध्रुव राठी कैन से एनीथिंग टू द गवर्नमेंट। तो चाची 420 नहीं, अब चाची 318 हो गई है। एक बड़ा इनफेमस सा सेक्शन इस कानून में है 69 में जो ये कहता है कि अगर आपके पेट से किसी की लाइफ एंडेंजर होती है या कोई परेशान होता है, उसके मालिक को 6 महीने तक की सजा हो सकती है। तो अगर आप रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन के नाम पे लड़ रहे हो और अगर आप 5 से ज्यादा लोग हो तो उसे मॉब लिंचिंग के रूप में डिफाइन करते हैं। सो अब पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती। अब आप इस देश में किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एक एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। फोन से एफआईआर दर्ज होगी। अब देश के पतियों के लिए यही मैसेज है, भाई पहले भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं था, आज भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी तुम्हारे लिए कुछ होगा। इस देश में कानून तुम्हारे खिलाफ था, खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। 1 जुलाई 2024 के बाद हमारे देश में बहुत कुछ बदल चुका है। सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि अगर आपने ब्रेकअप कर लिया तो आपको जेल हो सकती है। ये भी बात चल रही है कि अगर पुलिस ने आपको उठा लिया तो आपको 90 दिन तक अपनी कस्टडी में रख सकती है। कई सारी चीज़ें जैसे कि मॉब लिंचिंग को अब डिफाइन कर लिया गया है और ये सारे बदलाव हुए हैं भारतीय क्रिमिनल कानून में। एक शब्द जो आपने ज़रूर सुना होगा वो है भारतीय न्याय संहिता, लेकिन असल में एक नहीं बल्कि 3 कानूनों में बदलाव हुआ है। पहला है आईपीसी, दूसरा है सीआरपीसी और तीसरा है एविडेंस एक्ट। और तीनों को इन हिंदी नामों से बदल दिया गया है। लगभग भारत में 5.25 करोड़ केसेस हैं, उनमें से 70% क्रिमिनल केसेस अभी पेंडिंग चल रहे हैं। मतलब ये जो कानून है ये आम जनता को, आपको और हमें बहुत बड़े स्तर पर इम्पैक्ट करने वाले हैं। इस इम्पैक्ट का एनालिसिस और इस इम्पैक्ट की तफ्तीश करने के लिए आज हमारे साथ है एक ऐसे वकील जो क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल कानून से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आप थोड़ा बहुत मीडिया पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो तो आपने एक व्यक्ति का नाम ज़रूर सुना होगा, वो है लॉरेंस बिश्नोई। और यही वो वकील है जो लॉरेंस बिश्नोई का केस लड़ रहे हैं। इन्होंने अभी तक अपने छोटे से करियर में ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस हैंडल किए हैं, फ्रॉम मर्डर टू रेप टू कल्पेबल होमिसाइड टू 498A। इन्होंने एनएलयू दिल्ली से पास आउट किया है। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी है। ये एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसका नाम है लीगल शॉर्ट्स, जिससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वेलकम नमन। थैंक यू ऋषभ जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन LLA। पहली बार मुझे जी सुना है मैंने तेरे मुंह से। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं जो ये नए कानूनों में बदलाव हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ कि आखिर बदला क्या है। मुझे तो तीनों नाम भी इतने कॉम्प्लिकेटेड है, याद नहीं है, तो क्या बदला है? देखिए, भारत में अगर आप लॉ को डिवाइड करें तो 2 पार्ट में हो सकते हैं। एक होता है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ। वैसे तो और भी ब्रांचेस हैं, लेकिन जनता के लिए हम सिंप्लीफाई भाषा में कहें तो 2 पार्ट्स में है। ठीक है। क्रिमिनल लॉ यानी वो ऐसा लॉ जिससे पूरी पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट पड़ता हो, यानी जहाँ पे कोई ना कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड हो, या वो ऐसी चीज़ जब तक वो लॉ में डिफाइन नहीं हो तब तक वो अपराध नहीं हो। अगर आपका एग्जाम्पल ध्यान हो तो कहते हैं कि धीरूभाई अंबानी ने वो सिक्कों को गला के यूज़ किया था, पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ था क्योंकि उस समय तक वो अपराध नहीं था। तो जब तक कोई लॉ में डिफाइन नहीं होता वो अपराध नहीं होता। तो ये क्रिमिनल लॉ के बेसिक कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसा कि आपने कहा कि 70% केसेस क्रिमिनल लॉ के पेंडिंग है, तो यस, आजकल हर दूसरे मुकदमे में हम ये देखते हैं कि वो क्रिमिनल मैटर बन रहा है। तो नमन, अभी जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है 3 कानूनों में संशोधन हुआ, या 3 कानून, जैसे अपना डिस्कशन भी हो रहा था कि तुमने बोला वो किताबें ही फाड़ दी और नई किताब उसकी जगह लेके आए। बिल्कुल। तो ये कौन से 3 कानून है, और आज हमारे पॉडकास्ट में हम ये कोशिश करेंगे कि इन 3 कानूनों में कौन से बड़े बदलाव आए हैं जी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। और जो ये सोशल मीडिया पर बातें चल रही है कितनी उसमें सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो काफ़ी स्कैरी है हम लोगों के लिए, लेकिन कितनी उसमें सच्चाई है, और क्या ऐसी चीज़ें जो कई बार सोशल मीडिया पे नहीं आती, और क्या ऐसे पॉजिटिव बदलाव है, उन सब की बात करेंगे। लेकिन पहले जानना चाहते हैं कि कौन से कानून बदले। देखिए ऋषभ जी, टोटल 3 कानून है क्रिमिनल लॉ की हम बात करते हैं तो सबसे पहला होता है कि जहाँ पूरा क्रिमिनल लॉ डिफाइन है उसे हम कहते थे इंडियन पिनल कोड, यानी आईपीसी, जो 1860 में आया था। उसको पूरा बदल दिया गया है, उसको रिपील कर दिया गया है। आई वुड नॉट से संशोधन, आई वुड से रिपील कर दिया गया और उसको हटा के नया कानून लिया गया है। उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। तीनों कानून 2023 में है, इसलिए 2023 के कानून है। दूसरा कानून था पहले कि जो आईपीसी में जो सेक्शंस प्रोवाइड थे उनका प्रोसीजर कोर्ट में कैसे होगा, उसके लिए था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी। उसको भी पूरा बदल कर उसको रिपील करके नया लेके आ गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी BNSS, वो भी 2023 का। तीसरा पहले था एविडेंस एक्ट, कि जो आईपीसी में आपके सेक्शंस डिफाइंड हैं उसके लिए कैसे एविडेंस लीड किया जाएगा, या कौन सा एविडेंस रिलेवेंट है या इरेलेवेंट है जो उस कानून में डिफाइंड था,
वो कानून को अब हटाकर रिपील करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेके आ गए हैं, जो कि 2023 में आया है। तो तीनों कानून 2023 में आ गए, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया जा रहा है 1 जुलाई 2024 से। तो जो आम आदमी की भाषा में हम बोलते हैं 420 कर ली, सेक्शन 420 चीटिंग का, या फिर 302 सबको पता होता है मर्डर का है, 300 375 76 रेप का। तो ये अब सब क्या सारे सेक्शंस बदल गए? बिल्कुल बदल गए हैं। पहले मर्डर के लिए 302 था, अब 101 हो गया। 420 जो चीटिंग के लिए होता था वो 308 हो गया। इस तरह से कई सारे सेक्शंस में बदलाव किया गया। हालांकि आई वुड से सेक्शन तो एज इट इज रखे गए हैं, सिर्फ सेक्शंस के नंबर चेंज किए गए। तो मतलब इससे तो मुहावरे भी हमारे बदल जाएंगे। हम पहले बोलते थे 420 ही कर ली उसने, तो अब तो वो बोल ही नहीं सकते। अब तो क्या 308 कर लिया, 318 हो गई, 318 कर लिया उसने। बिल्कुल। ये तो बोलने में मजा नहीं आ रहा। लेकिन चाची 420 नहीं, अब चाची 318 हो गई है। ओके, तो ये तो वकीलों का बहुत काम बढ़ गया, उनको बहुत काम बढ़ गया। अब हम आम भाषा में बात करते थे 498 302, हमारा क्या जजेस का भी काम बढ़ गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि जब तीनों कानून में आपको बदलाव लाना था और जब आपको एज इट इज वो सेक्शंस फॉलो करने थे, तो आप अमेंडमेंट कर लेते। अमेंडमेंट करने के बजाय पूरा के पूरा कानून को चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी, मुझे मेरी सोच के बारे। ओके, तो अपना ये एक डिस्कशन हुआ था कि यार कानून के नाम बदले हैं, सेक्शंस भी बदले हैं, हाँ। लेकिन जो बहुत सारी भाषा है और एज इट इज़ पैराग्राफ्स एक पुराने कानून से ही हमारे उठा के लेके आए। तो इसकी थोड़ी सी हम एक हिस्ट्री जानते हैं, क्योंकि क्या सोच रही होगी इन कानूनों को आमूलचूल इतने बड़े परिवर्तन करने की, या फिर ऑन द सेम साइड एक्चुअली इतने बड़ा परिवर्तन है नहीं। तो दोनों की हिस्ट्री अगर अपन समझेंगे ना, जो तुमने मुझे भी समझाई, तो और मज़ा आएगा। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो पहले जब वैदिक काल हुआ करता था, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद जो हमारे 4 वेद थे, उसके हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से पूरा भारत का जो न्याय व्यवस्था थी वो डिसाइडेड थी। ऐसे होता था, कोई ऐसे न्यायालय नहीं हुआ करता था। हमने, अगर आपने कहानी सुनी होगी तो एक राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे, जो वो टापू पे बैठ के वहाँ पे न्याय करा करते थे और जो कहते थे वो फाइनल होता था। थोड़ा परिवर्तन हुआ, बीच में मुगल आए। जब से मुगल आए, उन्होंने अपनी थोड़ी न्याय व्यवस्था लगाने की कोशिश की। इसलिए आप अगर देखें आज भी, तो हमारे यहाँ मोस्टली कानून में उर्दू ही वर्ड हम यूज़ करते हैं। जैसे कानून मैंने बोला, कानून ये भी उर्दू वर्ड है। जमानत बात कर रहे हो, अदालत बात कर रहे हो, ये इस तरह के उर्दू वर्ड ही चल रहे हैं, क्योंकि मुगल काल से हम वही चलाते आ रहे हैं। तो पहली बार मुगल कानून में ये सारे वर्ड्स आए। हालांकि उस समय क्योंकि मुगल मुस्लिम थे तो शरीयत कानून फॉलो करते थे, तो शरीयत तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ था, जहाँ मतलब अगर किसी ने कोई अपराध किया तो उसका हाथ काट देते। जैसा भी हम देखते हैं कि कुछ अरब कंट्रीज में होता है, अभी भी होता है। तो वैसे ही पहले हुआ करता था। लेकिन फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस कंट्री में आई, तब थोड़ा बदलाव आया। देखिए, आप अंग्रेज़ों को कितना भी कोसें, लेकिन एक बात तो है, उनका मैनेजमेंट और वो तो अलग लेवल का था। इसलिए उन्होंने आके पूरा इंडिया में सिस्टम सेटअप किया। तो उन्होंने बताया कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी या हाई कोर्ट होगी, या इस तरह की सारी कोर्ट का जो उन्होंने व्यवस्था बताई। प्लस उन्होंने कानूनों को कोडिफाई करना शुरू किया। कोडिफाई मतलब ये होता है कि पहले हर चीज़ अपराध तो होती थी, लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं होता था। तो जब कानून को आप एक परिभाषा में लिख रहे हैं या किताब में लिख रहे हैं, तो उसे कोडिफिकेशन ऑफ लॉ कहते हैं। ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम कोडिफाई करना शुरू किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, जब ये सारे जो अंग्रेज आए थे, चाहे लॉर्ड 1800s। हाँ, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल 1834 में इंडिया का पहला लॉ कमीशन आया था। लॉ कमीशन मतलब एक बॉडी है जो लॉ के बारे में बताती है कि कैसा आना चाहिए और अपनी रिकमेंडेशन देती है। ठीक है। तो फर्स्ट बना था 1834 में, तब लॉर्ड मैकॉले उसके चेयरमैन थे। लॉर्ड मैकॉले इज़ द पर्सन जिसने इंडियन पिनल कोड को डिफाइन किया था। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है, जो मैंने मेरे सीनियर से सीखा है, वो यही बात कहते हैं कि लॉर्ड मैकॉले ने इस तरीके से इंडियन लॉ को ड्राफ्ट किया था कि आज तक हम उसमें ज़्यादा चेंजेस कर ही नहीं पाए हैं, कॉमा तक चेंज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इट वाज वेल ड्राफ्टेड। आप सोचो, एक 1860 में एक अंग्रेज आज तक का पूरा क्रिमिनल लॉ उसने डिफाइन कर रखा था। तो ये उस समय था। लेकिन फिर धीरे धीरे आईपीसी आया, फिर सेकंड लॉ कमीशन आया तो सीआरपीसी, फिर थर्ड लॉ कमीशन में एविडेंस एक्ट आए, ऐसे ऐसे आगे कानून बढ़ते गए। लेकिन तब से लेके अभी 2024 जून तक हमारे पुराने कानून ही चल रहे थे। हालांकि कई बदलाव किए गए कानून में। जैसे अगर आप बात करते हैं कि 377 जो हम अननेचुरल सेक्स की बात करते हैं, वो सेक्शन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कि गलत है। अगर आप बात करें एडल्ट्री की, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, लेकिन एडल्ट्री था पहले। तो ये कई सारे चेंजेस होते रहे, अमेंडमेंट होते रहे। लेकिन अमेंडमेंट करने के बजाय इन कानूनों को पूरा बदलना, उसके नाम को बदलना और सेक्शंस के नंबर सबको बदलना थोड़ा सा अजीब लगता है। ओके, एक थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है कि यार जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, अभी इस गवर्नमेंट की बात करें तो पिछली गवर्नमेंट तक तो गवर्नमेंट का बहुत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, और कई सारे कानूनों में 2/3 आपको मेजॉरिटी लगती है, जो उनके पास इजीली थी। इसलिए हमने देखा कि कई सारे कानून बहुत
हेस्टीली पास हो गए. इन एनी केस आई पर्सनली बिलीव दैट जो पार्लियामेंट्री डिबेट का जो स्टेटस है, जो उसमें एक्चुअली डिबेट करने की क्षमता है, या डिबेट में जिन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, जितनी गहराई से बात की जानी चाहिए, वो काफ़ी हद तक नीचे चली गई है. तो ऐसे में डू यू बिलीव कि जो 1860 में हमने पुराने कानून बनाए थे वो आज तक बहुत कम परिवर्तन के बाद, बहुत कम संशोधनों के बाद अभी तक चल रहे थे 150-200 सालों तक, लेकिन अभी जैसे ही कुछ कानून पास होते हैं विद इन फ्यू डेज उसमें क्रिटिकल मिस्टेक्स लग जाती है, इवन ग्रामेटिकल एरर्स हमने देखे कि कानूनों में आ रहे हैं. तो क्या जो जिस गहराई से कानून बनाए जाने चाहिए, या जिस सोच के साथ, या जितने डिबेट के साथ कानून बनाए जाने चाहिए, वो बन रहे हैं अब? देखिए, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल एक टच हो जाता है कि उतनी डिबेट हो रही नहीं हो रही है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि अब वो डिबेट इतनी नहीं होती है. लेकिन अगर हम ओवरऑल इन तीनों क्रिमिनल कानूनों को देखें, पिछले कुछ टाइम में आप देखें तो आईटी का युग है, और अब मोबाइल, स्मार्टफोन्स, ये आपके लैपटॉप, डिजिटल एविडेंस आने लगे. इन सब की कमी थी उस कानून में. और अगर आप नाम को ही अगर आप गौर से देखें तो कितना फ़र्क कर दिया है. पहले हुआ करता था इंडियन पीनल कोड, यानी वो उस एम से कानून बना रहे हैं कि आपको सज़ा देनी है. अगर कोई अंग्रेज़ों के हिसाब से कोई भारतीय अगर कोई ये अपराध करेगा उसको ये सज़ा देनी है. उसको सुधारने का तो कभी सोचा ही नहीं. पहली बार भारत के इतिहास में ही सोचा गया और अभी चेंज लाया गया. इसलिए इंडियन पिनल कोड का नाम चेंज करके उसको किया गया भारतीय न्याय संहिता, कि अब हम न्याय देने के ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं. तो ये परिवर्तन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप ओवरऑल बात करें तो अमेंडमेंट किए जा सकते थे, लेकिन अगर नए कानून को लाया गया है तो ऑब्वियसली कुछ सोच समझ के लाया गया होगा, और मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इस इंडिया के क्रिमिनल लॉ सिस्टम पे. बिफोर वी बिगिन द एक्चुअल 10 पॉइंट्स 12 पॉइंट्स के क्या सही क्या गलत है, बहुत सारे अगेन ट्विटर पे भी ट्रेंड चला था कि नाम आपने इसने इंग्लिश नाम क्यों नहीं रखे, या इंग्लिश नाम ऑल्टरनेटिवली क्यों नहीं रखे. बहुत सारे लोगों को बोलने में दिक्कत आ रही है या लिखने में दिक्कत, साउथ को लोगों को स्पेशली. तो डू यू बिलीव इट इज़ जस्टिफाइड? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो वही रहता है कि बिल्कुल इट इज़ जस्टिफाइड. अब इस देश में आप हिंदी में को भी अगर आप नहीं करोगे तो फिर कहाँ जाओगे सर. और भारतीय न्याय संहिता तो नाम यही होना चाहिए था. इंडियन पेनल कोड तो अंग्रेज़ों का था. अब तो अंग्रेज चले गए हैं सर. ओके, मेरी थिंकिंग तो वही है इसमें. बढ़िया. चलो तो अब पॉइंट बढ़ते हैं, और सबसे पहला जो मुद्दा है, बाकी मुद्दे हम एक एक डिस्कस करेंगे, लेकिन एक मुद्दा जिसके बारे में सबको पता है, एक बड़ा इनफेमस सा सेक्शन इस कानून में है, और सेक्शन का नाम बड़ा कंट्रोवर्शियल है, 69. तो मुझे नहीं पता आप किस सेंस में कंट्रोवर्शियल बोल रहे हो. ओके, चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है. तो 69 सेक्शन के बारे में ये कहा गया है कि अगर आपने अब ब्रेकअप कर लिया तो आपको जेल हो सकती है. कई हिंदी अखबारों ने ऐसी क्लिपिंग भी चलाई है. राइट. तो कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज एक लड़के का नाम है राज, वो प्रिया को डेट कर रहा है, दोनों कॉलेज में मिलते हैं. राज और सिमरन ही कर दो ना. अच्छा ठीक है, राज और सिमरन है, दोनों कॉलेज में मिलते हैं, प्यार होता है, इकरार होता है, शादी का सोचते हैं. इस सोच के साथ की शादी होगी. राज और सिमरन में फिजिकल रिलेशनशिप होती है. अब राज अपने घर पे जाके बोलता है कि मुझे सिमरन से शादी करनी है, लेकिन राज के पिताजी बोलते हैं कि वो तो दूसरी कम्युनिटी की है या दूसरी जाति की है, और हमारे यहाँ नहीं चलता ये. भैया आपकी शादी तो नहीं हो पाएगी, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा. तो राज मजबूरीवश अपने प्यार को तोड़ता है और ब्रेकअप कर लेता है. अभी हम बात कर रहे हैं 30 जून तक की, जब तक ये नए कानून नहीं आए. ठीक है. ये जो ऑफेंस अगर कुछ होता है या नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन ये जो पूरी घटनाक्रम हुई इसके लिए कोई अपराध नहीं था, और ये अपराध हो भी नहीं सकता. क्योंकि देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ राज टू चीट सिमरन. राज का तो कोई इंटेंशन था ही नहीं. तो क्या होता था, जनरली हम ऐसा देखते थे कि जैसे ही सिमरन को पता लगा कि राज किसी और का हो गया तो सिमरन जाती पुलिस स्टेशन और एक 376 IPC में एक FIR लिखवाती कि साहब राज को पहले दिन से पता था कि उसको मुझसे शादी नहीं करनी है, उसने फिर भी मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाई, और ये तो मेरा रेप है. हालांकि FIR दर्ज होती थी, लेकिन एक नहीं हज़ारों जजमेंट देश की कई सारी हाई कोर्ट्स ने, और इनफैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, चाहे प्रशांत भारती का जजमेंट लो या चाहे कोई भी लो, सब में इस बात को क्लैरिफाई किया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और इस पर्टिकुलर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज में फ़र्क है. ओके. अगर आपका इंटेंशन फर्स्ट डे से इस चीट का है कि मुझे उसके साथ रिलेशन बनाने हैं, और सिर्फ रिलेशन बनाने के लिए इसको मैं झूठा वादा कर रहा हूँ कि मुझे शादी करनी है, तो अपराध है, अदरवाइज नहीं. बट ये प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है. इसलिए फॉर एग्जांपल अगर मैं मैरिड हूँ और मेरा बच्चा है, और कल 6 महीने बाद कोई एक लड़की कंप्लेंट दर्ज कराती अगर पुराने कानून में कि मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं शादी करूँगा, तो कोर्ट कहती लड़की को तुम्हें पता नहीं क्या वो मैरिड है और इस देश में 2 शादियाँ करना अपराध है, तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो.
राइट। इसलिए 100 में से 90 केसेस तो उड़ जाते थे और ये सही भी था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अब सेक्शन 69 को इंट्रोड्यूस किया गया है और जो न्यूज़पेपर और जो मीडिया कर रही है कि ब्रेकअप पर होगी जेल, ब्रेकअप पर होगी 10 साल की जेल, बिल्कुल सही है, क्योंकि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के एक पर्टिकुलर सेक्शन को जोड़ दिया गया है। ओके। अब वही राज और सिमरन का ये है, और अगर अब सिमरन ने ये कह दिया कि उसका इंटेंशन फर्स्ट डे से था तो उसको 376 में एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी, उसको सेक्शन 69 को इन्वोक करना पड़ेगा और उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि यहाँ पर अगर मैं ऐसा क्रिटिक दूं तो वो यही है कि इसमें भी उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि सिंस बिगनिंग ही हैड एन इंटेंशन टू चीट मी। अगर वो नहीं है तो नहीं हो सकता, पर अब स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिया है तो इस पर हम देखते हैं कि अगर आप एफआईआर दर्ज कराओ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक गर्ल कोई एफआईआर दर्ज कराती है तो आप मानो 99% केसेस में पुलिस चार्जशीट करती है। अब आप सही हो गलत हो वो ट्रायल कोर्ट करेगी, लेकिन 10 साल आपको ट्रायल भुगतनी पड़ेगी। तब तक आपका एम्प्लॉयर आपको सस्पेंड कर देगा, तब तक आप समाज की इज्जत खत्म हो जाएगी, पत्नी है तो वो छोड़ के चली जाएगी, फॉरेन नहीं जा सकते, कई सारी चीजें क्रिमिनल केसेस में होती है। लेकिन तुमने बोला कि प्रूव करना पड़ेगा, तो पहले हम जंप करते हैं प्रूफ के ऊपर। तो अभी तक जो प्रथा रही थी कि डिजिटल एविडेंस को सेकेंडरी एविडेंस की तरह कंसिडर किया जाता था, स्पेशली व्हाट्सएप की चैट हो गई, इवन आई बिलीव कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह हो गई या वीडियोस हो गए। तो क्या अब गर्ल फॉर एग्जांपल, ये तो बहुत कॉमन है निब्बा निब्बी में बोलने कि यार हम शादी करेंगे, ऑफ कोर्स चैट्स में तो बहुत आसानी से कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा और दैट कैन बी कंसिडर्ड कि तुमने मुझे ये प्रॉमिस किया है शादी का, तो क्या वो कंसिडर होगा कोर्ट में? बिल्कुल। और जैसा आपने बोला, एविडेंस दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। हमेशा एज पर द एविडेंस रूल प्राइमरी एविडेंस को पहले रखा जाता है और वो नहीं होता है तो सेकेंडरी होता है, पर उसके भी कई रूल्स होते हैं। अब तो डिजिटल एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस ट्रीट किया जाएगा। सो इट इंक्लूड्स योर लैपटॉप, योर स्मार्टफोन्स, आपके कोई व्हाट्सएप, ईमेल, एनीथिंग यू हैव। अगर आप इंस्टा पे कोई चैट कर रहे हो तो वो सब एज अ प्राइमरी एविडेंस आपको ट्रीट किया जाएगा। तो इफ़ आई आर्ग्यू फ्रॉम द बॉयज साइड, कभी भी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहे हो तो पहले उससे कहीं ना कहीं कंसेंट ले लो कि मेरा शादी करने का कोई विचार नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी तुम्हें अगर मेरे साथ रिलेशन बनाने हैं, इट्स योर चॉइस। ओके। अगर मन हुआ तो बाद में हम शादी करेंगे। अगर लड़की इस कंसेंट के बावजूद भी आपके साथ रिलेशन बनाती है, फिर वो सेक्शन 69 में एक एफआईआर दर्ज कराती है, तो ये चैट ले जाके दे देना और ये एलएलए का वीडियो दिखा देना, कभी कुछ नहीं होगा। ये सेम है ना, ये सेम सॉल्यूशन तुमने हमारे चेक बाउंस वाले केस में बताया था कि कभी भी चेक दो तो उसके साथ ही एक मेल डाल दो कि ये मैंने चेक है ना उसके लिए नहीं दिया है। तो मेरे ख्याल में बट ये अगर करा कि यार टिंडर पे पहला मैसेज यही जा रहा है कि मेरा शादी करने का कोई इंटेंशन नहीं है, खैर टिंडर पे तो ज़्यादा इंटेंशन उनके भी नहीं रहते, बट अगर पहला मैसेज ये जा रहा है कि मेरा शादी करने का कोई इंटेंशन नहीं है, फिर भी आगे बात करनी है तो करो, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा बातें होगी। आजकल बहुत मैच्योर हैं लोग। कई बार देखिए मैंने ऐसे किसी देखे एक्सटॉर्शन होता है, व्हेन द गर्ल नोज कि भाई ये पैसे वाला या कुछ है, ठीक है एक बार फंसा लो, एक्सटॉर्शन का केस हो जाता है, फिर पैसे लूटते हैं उससे, नहीं तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दूंगी, तेरी वाइफ को बता दूंगी मैं। तो ये है, इसलिए और आजकल हम सब ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप को बहुत फॉलो कर रहे हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी एक एग्रीमेंट बना देना चाहिए, वहाँ लिख देना चाहिए कि हम फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं शादी करूँ। और सेक्शन 69 कब इन्वोक होता है? जब फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज हो। जब मैं फर्स्ट डे से ही कह रहा हूँ कि मैं मैरिज नहीं करनी है मुझे, सेक्शन 69 तो इन्वोक ही नहीं हो सकता। तो दैट्स अ बेस्ट डिफेंस। तो आपके एलएलए के जितने भी यंगस्टर्स हैं जो निब्बा निब्बी जो भी आप कहें, तो उनको ये हमेशा बात क्लैरिफाई करनी चाहिए। ओके। इनफैक्ट हमने ऐसा ही एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा डिस्कशन ऑन प्रीनप्स भी किया था। हाँ, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें इन ऐसे देश में जहाँ पे इस पे कोई लॉ ही नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा ले जाता हूँ यूरोपियन कंट्रीज़ में। यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको पता है कि इंडिया के मुकाबले ज़्यादा डिवोर्स होते हैं। प्रीनप मतलब जो शादी से पहले एक एग्रीमेंट साइन कर लें कि बाद में अगर प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट हुआ तो उसमें 50-50 शेयर नहीं होगा, जो भी प्रीनप की कंडीशन है उस पर होगा। बट वो चूंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल था तो हम उसे पब्लिक में नहीं डाला, हमने उसको मेंबर ओनली चैनल पे डाला हुआ है। इफ़ समवन इज इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दो हमने चीज़ों पर बात करी, एक सेक्शन 69 पर बात करी, दैट इज़ अ बिग चेंज। सेकंड हमने बात करी डिजिटल एविडेंस, अब फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, इन सबको प्राइमरी एविडेंस की तरह कंसिडर किया जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, हम लोग क्या करते थे कि जैसे मुझे पहले पता लगा कि कोई क्राइम हो गया या सपोज किसी लड़की ने जाके एफआईआर दर्ज करा दी है, हर लड़का, मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो पहले अपने व्हाट्सएप की चैट डिलीट करता है, इंस्टाग्राम की चैट डिलीट करता है। कोई पुलिस वाला है तो मेरे को पकड़ ना लें कि मैंने तो कुछ नहीं किया, अरे भाई वो सब निकलवा लेते हैं बाद में। अब डिलीट मत करो, वो आपके लिए एज अ प्राइमरी एविडेंस काम आने वाला है।
सो प्लीज़ डू नॉट डिलीट एनी काइंड ऑफ चैट, प्लीज़ कीप इट फॉर योर एविडेंस। ये एविडेंस वैसे डिलीट करना एविडेंस का छेड़छाड़ नहीं है? छेड़छाड़ है। छेड़छाड़ है, ओके। पर क्या होता है कि डर लगता है ना कि पुलिस आ जाएगी तो डिलीट कर दो, मम्मी पापा देख लेंगे, डिलीट कर दो, बस ये कॉल डिटेल्स डिलीट कर दो, ओके। इसलिए। पुलिस की बात हुई तो पुलिस पर भी अगेन ये भी बात मैंने एक्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन अगेन सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि पहले पुलिस की हिरासत में आपको 14 दिन ले जाया जा सकता था, आप पुलिस 90 दिन तक आपको कैद में रख सकती है वगैरह वगैरह। क्या ये एक्चुअल हुआ? और उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। हाँ, देखिए, इसके ऊपर मैं बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहूँगा, और यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि इस कानून में भी एक त्रुटि रखी गई है, एक एरर है, वो भी अभी अपन जानते हैं। देखिए, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी क्या होता है कि जैसे कोई अपराध हुआ, पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, में लेती है तो वो पुलिस कस्टडी कहलाती है। जो मतलब पुलिस स्टेशन में ही जो जेल बनी हुई होती है उसमें रख दिया उसको। हाँ, वो जरूरत भी नहीं है, पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। हाँ, यानी जब द मोमेंट आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम चली गई, आपकी लिबर्टी चली गई, एंड यू आर अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पुलिस कस्टडी, नॉट दैट हवाला ओनली। ओके। सो वंस यू आर टेकन इनटू द पीसी, दैट पुलिस कस्टडी, उसके बाद वो पीसी शुरू हो जाती है। पुराने लॉ में भी ये था और आज के लॉ में भी यही है कि आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस वाले को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा और आपको पेश करना होगा ठीक है। कि सर ये अपराध घटित हुआ है और इसके लिए हमने इसको पकड़ा है। Within 24 hours। विदिन 24 आवर्स, चाहे कहीं भी हो आप। ठीक है, आप अगर कहीं बाहर जाके भी कर रहे हो तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है, ठीक है। पर जाना जरूरी है 24 घंटे में। अगर आपके साथ कोई पुलिस मारपीट कर रही है तो उस समय हमारे पास एक राइट होता है कि हम बोलते हैं एज एक्यूज कि सर मेरे साथ मारपीट करी, तो वो आपका एक मेडिकल टेस्ट भी करा सकता है। तो पहले भी 24 घंटे थी, अभी भी 24 घंटे हैं। 24 घंटे के बाद पहले क्या होता था कि पुलिस को अगर लगता है कि यार इसने जो अपराध किया है, जैसे कोई मर्डर हुआ है, अब मुझे उससे मर्डर वेपन की रिकवरी करनी है, या मुझे उससे वो क्राइम सीन जानना है, या मुझे इसका मोटिव जानना है, इसकी कॉल डिटेल्स निकालनी है, तो ऑब्वियसली मुझे इसको और कुछ दिन रखना होगा। मैं 24 घंटे में सब कुछ नहीं कर सकता। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कंसर्न मजिस्ट्रेट से कि सर इसका यही अपराध है और इस रीजन से मुझे इसकी और कस्टडी चाहिए। ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो आपकी कस्टडी को और इंक्रीज़ कर देता है। ओके। ऐसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इंक्रीज़ होती है, बट नॉट बियॉन्ड 15 डेज पुराने कानून में। यानी 15 दिन से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में आप ज़्यादा पुलिस कस्टडी मांग नहीं सकते। और पुलिस कस्टडी शुरुआत में ही होती है, यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कानून में चेंज कर दिया है। अब जैसे ही पुलिस कस्टडी खत्म हुई, चाहे 3 दिन या 5 दिन की, उसके बाद मजिस्ट्रेट कहता है कि भाई अब हमें नहीं लगता है कि इसकी और पुलिस कस्टडी की जरूरत है, अब हम इसको या तो बेल देंगे या जेल भेजेंगे। जनरली बेल होती नहीं है शुरुआत में मजिस्ट्रेट के पास, तो उसको जेल भेज देते हैं। तो जो जेल भेजते हैं वहाँ से शुरू होती है जुडिशियल कस्टडी। तो ये हो गया पीसी और जेसी, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी। ठीक है। अब वो जुडिशियल कस्टडी में चला गया। उसके बावजूद भी एक कानून है, सेक्शन 167 का था पहले सीआरपीसी में, कि अगर आपके 10 साल की सज़ा वाला है, उससे ऊपर का अपराध है तो 90 दिन के अंदर, और उससे कम का अपराध है तो 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी है। ठीक है। अगर आप चार्जशीट फाइल नहीं कर सको तो सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 में एक डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती थी। तो यानी एक चेक एंड बैलेंस था। अब पुलिस कस्टडी को लोग इतना क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं? हम भी एज अ डिफेंस काउंसिल कोर्ट का कहते हैं कि सर पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है, आप उसको सीधा जेल भेज दें। ठीक है। उसका रीज़न होता है कि पुलिस कई तरह के 3rd डिग्री टॉर्चर यूज़ करती है। कई बार हम चाहते हैं कि अगर हम अपने क्लाइंट की बात करें तो हम नहीं चाहते कि इसके सारे एविडेंसेस ज़्यादा बाहर आ जाएं या उसका केस वीक हो जाए, क्योंकि पुलिस जितना प्रोसिक्यूशन मजबूत करेगी उतना केस वीक होगा हमारा डिफेंस का। तो हम ट्राई करते हैं वो जेल चला जाए। लेकिन अब इस बात को चेंज कर दिया गया है और अब इस 15 दिन के कॉन्सेप्ट को बहुत डाइल्यूट कर दिया गया है। अब यहाँ पे 2 विचारधारा है। एक तरफ की जो साइड के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब कस्टडी को 15 दिन से बढ़ा के 60 दिन और 90 दिन कर दिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अब क्या है, इसके लिए पहले अपन कानून देख लेते हैं। तो जो नया सेक्शन आया 187, उसमें भी ये लिखा है कि 15 डेज तक की आप पुलिस कस्टडी होगी। ठीक है। लेकिन सब क्लॉज 3 में उन्होंने कस्टडी को डिफाइन नहीं किया और बोला कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो कस्टडी 15 दिन से बढ़ा सकता है, लेकिन वो एक 60 दिन 90 दिन से उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो यानी आप कस्टडी को बढ़ा सकते हैं। वो लोग ये कह रहे हैं जिसने सोचा कि कस्टडी मतलब पुलिस कस्टडी, पर कुछ लोग कह रहे हैं इस कस्टडी का मतलब होता है जुडिशियल कस्टडी। तो इट्स सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन राइट नाउ। अभी कोई नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन इस बात का क्लैरिफिकेशन देशीय होम मिनिस्टर ने ऑलरेडी दे दिया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नए कानूनों के तहत, बीएनएस के तहत रिमांड का समय 15 दिन का ही है। तो 15 दिन की लिमिट को हमने नहीं बढ़ाया है, रिमांड 15 दिन की ही होगी।
60 दिन के भीतर 1 या 2 टुकड़ों में आप 15 दिन की रिमांड दे सकते हैं। भ्रांति फैलाई जा रही है कि रिमांड का पीरियड बढ़ाया सब क्लॉज 3 में जो कस्टडी का मतलब है वो जुडिशियल कस्टडी है, यानी पुलिस कस्टडी तो 15 दिन की ही रहेगी। ओके, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो पुलिस कस्टडी 15 दिन की ही रहेगी, लेकिन अब उस कस्टडी का टाइम पीरियड चेंज कर दिया है। जैसे मैंने पहले आपको बोला कि पहले पीसी ही होगी फिर जेसी होगी, अब हो सकता है पहले 2 दिन की पीसी ले ली, जेल भेज दिया, फिर अगर पुलिस को लगता है कि नहीं मुझे इससे और इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो वापस पीसी मांग सकता है। तो आफ्टर जेसी ऑल्सो पीसी हो सकती है, जो पहले नहीं होता था। ठीक है। वो अब डिपेंड करता है कि कौन से क्राइम है आपका, क्योंकि 60 दिन 90 दिन का जो लिमिट है उसमें अगर 60 दिन वाली चार्जशीट फाइल करनी है तो पहले 40 दिन में वो मजिस्ट्रेट कभी भी उसकी पुलिस कस्टडी दे सकता है टिल 15 डेज। ठीक है, ठीक है। यानी मैंने आपको अरेस्ट किया, आज 1 दिन की पीसी ली, आपको 10 दिन जेल भेज दिया, फिर 2 दिन की पीसी ली, फिर जेल भेज दिया, ऐसे मैं कर सकता हूँ 40 दिन तक। और अगर आपका सीरियस ऑफेंस है 10 साल से ऊपर तो ऐसा मैं 60 दिन के अंदर कभी भी कर सकता हूँ, बट नॉट मोर देन 15 डेज। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना हर जगह कि सर अब तो 90 दिन तक पुलिस आपको पुलिस कस्टडी में रहेगी, ऐसा नहीं है। होम मिनिस्टर्स क्लैरिफाइड इट। नोटेड। तो ये जो दिन की बात होती है ना, मेरे ख्याल में हमारे कानूनों में कई जगह, कुछ जगह डिफाइंड है ऑफकोर्स, जैसे 15 दिन की पुलिस कस्टडी होगी या इतने दिन में आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जगह ऐसे कोई डेज या टाइमलाइन मेंशन नहीं है। लेकिन इस नए कानून में कई जगह बहुत सारी टाइमलाइंस मेंशन की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस जो तुम शेयर करना चाहोगे? तो जैसा आपने टाइमलाइंस के बारे में पूछा कि पहले इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसा कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं थी। हम पहले क्रिमिनल ट्रायल का बेसिक जान लेते हैं। पहले एफआईआर होती है, पुलिस जांच करती है, जांच करने के बाद या तो वो चार्जशीट फाइल करती है, नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट जिसे क्लोजर कहते हैं फाइल करते हैं। अब चार्जशीट फाइल करते हैं आपके खिलाफ, वो कोर्ट में जाएगा चार्जशीट लेके, तो पहले दिन मजिस्ट्रेट साहब अपना जुडिशियल माइंड एक्सरसाइज करेंगे और आपके खिलाफ प्रसंज्ञान लेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निजेंस। अब कॉग्निजेंस ले लिया, कॉग्निजेंस के बाद की स्टेज होती है चार्ज की, फिर चार्ज के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस, 313 के बयान, और फिर डिफेंस के विटनेसेस, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट। अब ये कब होगा किसी को नहीं पता। हमारे पास क्लाइंट आता है तो सर कहता है कितने साल में होगा, मैंने कहा चिंता ही मत कर, 10-15 साल कुछ नहीं होना तेरे, कुछ नहीं होना है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कह सकता। हालांकि पहले वाले लॉर्ड मैकॉले की अगर मैं कानून की बात करूं तो वो ये कहते थे कि सेशन ट्रायल है, जैसे वर्ड यूज़ होता है सेशन ट्रायल, उसका मतलब ये होता है कि एक केस को एक सेशन में ख़त्म होना चाहिए। हालांकि कोई इस वर्ड पे ध्यान देता नहीं है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि सेशन मतलब एक सेशन में पूरा केस, मतलब 1 साल 1 साल हो गया ख़त्म होना चाहिए, लेकिन होता नहीं था। तो ये वर्ड तो लॉर्ड मैकॉले ने भी यूज़ किया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इसलिए अब स्पेसिफिक डेज आ गए। अब डेज की बात करें तो हर स्टेप पे डेज आ गए। जैसे अगर आप घर से बैठ के अगर आप एफआईआर दर्ज कराओगे तो 72 घंटे में एफआईआर रिकॉर्ड करनी होगी। अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया और आपको चार्ज फ्रेम करना है उनको, तो 60 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम करना ही होगा। ये सब पुलिस के लिए आए हैं? ये पुलिस नहीं, ट्रायल कोर्ट के लिए। ट्रायल कोर्ट के लिए, हाँ, पुलिस के लिए भी आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपडेट्स देनी पड़ेगी 90 दिन के अंदर। किसको? परिवादी, कंप्लेनेंट को, कि आपने क्या किया। अभी क्या होता था, आप एफआईआर दर्ज कराओ, उसके बाद ऐसा लगता है कि अपराध तो आपने किया, दर्ज करा के एफआईआर, और आपको कोई ना पूछता है ना कुछ करता है। थाने में जाओ तो कि हम देख लेंगे, हम कर रहे हैं अपनी जांच। अब वो आपको चला के बताएंगे सर आपके मैटर में ये हो रहा है, ये आपकी स्टेटस है। ठीक है। 90 दिन के अंदर आपको अपडेट देंगे। फिर वो अगर मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम कर रहा है तो 60 दिन में करना पड़ेगा। पहले क्या होता था पता है, पूरी ट्रायल हो जाती, पूरे आर्ग्यूमेंट सुन लेते, जज साहब ऑर्डर रिजर्व कर लेते कि मैं सुना दूंगा मेरी मर्जी से। ठीक है। 4-4 महीने ऑर्डर नहीं आते थे, 6-6 महीने ऑर्डर नहीं आते थे। तो एक आदमी इस अदर झूल में है कि उसको कन्विक्शन होगा या एक्विटल में हो, खत्म कर दिया, 45 दिन में आपको ऑर्डर पास करना होगा ओके। आफ्टर रिजर्विंग द ऑर्डर। तो ऐसी एक नहीं, तो हर 10-15 स्टेज में, मतलब timelines है। पुलिस से लेके जजेस तक के लिए, सभी के लिए एक टाइमलाइन इसमें निर्धारित की टाइमलाइंस गई डाल है। दी और वो बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये टाइमलाइन डालने से क्या होगा? पुलिस वाले और कई लोगों के स्टेटमेंट्स आए कि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, हमारे पास टीम ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ही नहीं है। आप टाइमलाइन डाल दो कि हमारे पास कम्युनिकेशन के तरीके ही नहीं है, अब इन्फॉर्म कैसे करेंगे, एक को कॉल कर करके थोड़ी ना बताएंगे। तो ये लगता है ऑन पेपर ये रहेगा या इम्प्लीमेंट भी हो पाएगा? सर ये बात सही है कि इतनी इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी की कानून की बात करो तो अब ये कर दिया है कि फॉर सीरियस ऑफेंसेस अब पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक साइंस की टीम भी जाएगी। अभी इंडिया में फॉरेंसिक साइंस की टीम को लाना पॉसिबल है क्या? मैं अगर आपकी सिग्नेचर को एफएसएल भेजूँ ना जांच कराने, वो 6 महीने बाद रिपोर्ट आती है। अच्छा। तो कहाँ मैं आपका वो कराऊंगा एविडेंस कलेक्ट उससे? तो बहुत सारी दिक्कतें हैं इंफ्रा की। लेकिन ये जो है कि जजेस को टाइमलाइन दे दी गई है, बहुत ज़रूरी है। नो डाउट जुडिशरी पे बहुत लोड है, लेकिन मुझे लगता है कि टाइमलाइन से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। नोटेड। ठीक है। रिसेंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो चर्चित अगर केस रहा है तो वो पुणे का हिट एंड रन केस रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई।
और उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता है। उसके बाद इनफैक्ट मल्टीपल और हिट एंड रन केसेस हुए, अभी मुंबई में रिसेंटली एक केस हुआ। इस कानून में शायद इसके बारे में भी कुछ बात की गई है, क्या बिल्कुल की नया गई है। कानून है। हाँ। और इसमें इनफैक्ट मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ, कुछ टाइम पहले देश के कई सारे ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल करी थी, पूरे देश में हड़ताल हुई थी, और वो भी कुछ हिट एंड रन से जुड़ा हुआ था। क्या वो भी इसी कानून में कुछ बदलाव है इसलिए हुआ है? देखिए, अगर हम पहले कानून की बात करें तो एक सेक्शन था 304A आईपीसी, दैट वाज दी डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी की डेथ हो जाती है तो मैक्सिमम सज़ा 2 साल की थी। वो तो मैक्सिमम थी, लोग तो ऐसे लिख के भी छूट जा रहे हैं। अवेलेबल था ना, मैं गया थाने में, मुचल के भरे, फ्री हो गया, कोई टेंशन नहीं। ये क्यों बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था कि अब आप देखिए लॉर्ड मैकॉले की ब्यूटी, आदमी मर्डर में भी मर रहा है, आदमी एक्सीडेंट से भी मर रहा है, और आदमी और तरीक़ों से मर रहा है, लेकिन सब में डिफरेंस है पनिशमेंट का। क्यों? बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट योर इंटेंशन एंड मोटिव। मैं आपका मर्डर करूँ पॉइंट ब्लैंक तो मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, क्योंकि मेरा इंटेंशन है आपको मारने का। अब मेरा इंटेंशन ही नहीं है, बाय मिस्टेक मेरी ड्राइविंग से आपकी डेथ हो जाती है गाड़ी से, तो मेरे को 2 साल की सज़ा है। लेकिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया, ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर वो रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग तो होगी ना। आपको नॉलेज है कि मेरे इस ड्रिंक से ऐसा हो सकता है, या फिर कई बार मुझे आपसे खुन्नस निकालनी है और मुझे वकील साहब ने बोल रखा है कि 304 में 2 साल की सज़ा होगी, ठीक है, गाड़ी छोड़ा दो। डिफेंस काउंसिल ये कहता है कि सर ये तो एक्सीडेंट था, बस काम खत्म। इस बात को चेंज किया गया और हिट एंड रन केस के प्रोविजन को डाला गया है, जहाँ पे कहा गया है कि अब सज़ा को बढ़ा के 2 साल से 10 साल कर दिया गया है। ओके। इसमें यह है कि आपको तुरंत रिपोर्ट करनी पड़ेगी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब को या पुलिस ऑफिसर को, नहीं करोगे तो आपको 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। अब जो आपने कहा कि जो ट्रक ऑपरेटर जो हड़ताल कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे, वो कहते हैं कि सर हम इतने ट्रक चलाते हैं और इतने कई बार इंसिडेंट हो भी जाते हैं, तो अब इस चक्कर में आप हमें 10-10 साल तक की सज़ा करवाओगे तो उनका ये भी था जस्टिफिकेशन कि यार हम लोग हिट एंड रन केसेस में अक्सर रूरल एरियाज़ में ऐसा होता है कि अगर आपसे कुछ एक्सीडेंट हो गया और आप वहाँ पे रुके हुए रहे तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके आपको भी नुकसान पहुँचाती है। तो तो हिट एंड रन, वो बोल रहे हैं हमारे पास रन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। नहीं होता है तो लेकिन अब रन भी नहीं किया जा सकता, अब रन नहीं करना, अगर रन किया करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना और पड़ेगा, आपको उसको बचाना भी होगा और उसको मैटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर को, तो आपके पक्ष में कुछ केस बन सकता है। बट ये देखिए, ट्रक जो ऑपरेटर्स है उनकी मांग हो सकती है जायज़ हो, लेकिन अगर आप लार्ज पर्सपेक्टिव से देखो, जिस हिसाब से आज आपने पुणे का देखा हो, अभी वो शिवसेना लीडर का मैटर देखा हो, किस लेवल से आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी गिवन दी स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। 10 साल तो बनता ही है बॉस। बिल्कुल। तो इट इज़ अ वेलकम मूव, बट अगेन ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इसकी जो माइन्यूट डिटेल्स है, अगेन उस पर मुझे लगता है अभी और काम या और कुछ केसेस के आधार पर उस पर और कुछ डिटेलिंग आएगी, तब और बेटर इसका एक स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल कर आएगा। एक और जो अगेन ये हिट एंड रन से जुड़ा हुआ ही मैटर है कि कई बार अब ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया और वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को हानि पहुँचाई, उसको मार दिया, या इवन रिलीजियस बेसिस पे बहुत सारी मॉब लिंचिंग के केस होते हैं। राइट। और इस बार इस कानून में उसको भी डिफाइन किया गया है। बिल्कुल, मॉब लिंचिंग को डिफाइन किया गया है। मॉब लिंचिंग जैसा देश का एक परिवेश बदल रहा है, आपने देखा होगा कि लोग जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा ही लड़ रहे हैं आजकल, और कई बार नहीं भी लड़ते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़, मैं बहुत डायरेक्टली कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मोटिवेशन के चक्कर में, खुद के गेन के लिए कहीं ना कहीं आपस में लड़वा देती है। तो अगर आप रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन के नाम पे लड़ रहे हो और अगर आप 5 से ज़्यादा लोग हो तो उसे मॉब लिंचिंग के रूप में डिफाइन कर दिया है। ओके। और अगर आप मॉब लिंचिंग करते पाए गए तो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन कर दिया है, जो पहले कभी नहीं था। ओके। इस देश में हिंसा को रोकने के लिए बहुत ही वेलकम मूव है, लेकिन अगेन लॉ का भी एक बैकड्रॉप है। कई बार ऐसा लोग भी होते हैं कि भीड़ का कहते हैं कोई चेहरा नहीं होता। अब इस भीड़ में कोई कहीं खड़ा हो बेचारा, तो उसको भी अगर आप मॉब लिंचिंग में अगर घसीट लो तो बेचारे उसको भी एलआई या डेथ पेनल्टी मिल सकती है। ओके। किसी भी कानून की जो रिपोर्टिंग होती है, सबसे पहले उसके लिए एफआईआर दर्ज की जाती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और कई बार इवन बाइक चोरी है, ऐसा कुछ भी केस हो गया तब भी पुलिस क्या चाहते हैं। इनफैक्ट मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस रहा है, पुलिस स्टेशन जाओ, आपको बोलते हैं कि आपका ये पुलिस स्टेशन नहीं, आपका तो वो पुलिस स्टेशन लगता है, और इधर से उधर चक्कर लगा देते हैं। और मोस्ट केसेस में एक आम आदमी के लिए एफआईआर दर्ज करा पाना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। बिना किसी पहचान के या बिना वकील के एफआईआर जनरली दर्ज ही नहीं होती है। तो इसमें एक 0 एफआईआर करके एक क्लॉज डाला गया है। व्हाट इज़ दैट क्लॉज?
देखिए पहले क्या होता था कि अगर आपके साथ कोई घटना हुई है या कोई अपराध हुआ है तो आपका क्षेत्राधिकार बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी अगर मैं जोधपुर के अगर पाल बालाजी एरिया में रहता हूँ और मेरे साथ कोई अपराध हुआ है पाल बालाजी में, तो मैं वहीं एफआईआर दर्ज करवा सकता हूँ। अब कई बार क्या होता है कि आप जब सपोज़ आपको कोई लोग आए और आपको मार के गए और आप अपने थाने में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आपको पता है कि थाने में उसी का आदमी बैठा हो या वो लोग वहीं बाहर वेट कर रहे हो, कई बार आप रिपोर्ट नहीं करा पाते। या कई बार आप किसी दूसरे शहर में जाते हो फॉर सम वर्क और कुछ हो जाता है पर आप वहाँ किसी सिस्टम को जानते नहीं, आप वहाँ दर्ज नहीं करा पाते। तो इन सारी परिस्थितियों को भांपते हुए भारत में पहली बार जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट को लाया गया। जीरो एफआईआर मतलब अब आप इस देश में कहीं भी बैठे किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एक एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। ठीक है। यानी अगर अभी आप मेरे साथ मारपीट करते हैं तो मैं जोधपुर जाके मेरे शहर के मेरे थाने में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकता हूँ, जो पहले नहीं था। ठीक। इसलिए इसे जीरो कहते हैं कि कोई नंबर नहीं करता, इसको जीरो एफआईआर के रूप में एंट्री कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो संबंधित पुलिस स्टेशन जहाँ मैंने दर्ज कराई होती है वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है उस जगह जहाँ पे इसका क्षेत्राधिकार है। फिर वो उसके आगे जांच करता है। और इसके साथ साथ एक और वेलकम स्टेप था, वो होता ई एफआईआर का। कई बार मैं नहीं जा पाता, मुझे सिर्फ फ़ोन करना है पुलिस वालों को और एफआईआर दर्ज करानी। फ़ोन से एफआईआर दर्ज होगी अब, वो बशर्त 72 घंटे के अंदर आपको जाके वहाँ साइन भी करना होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अब ये जीरो एफआईआर और ये एफआईआर बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा हर्डल था एफआईआर दर्ज ही नहीं करते। ओके। तो ये दो तो बहुत अच्छे स्टेप दिए, लेकिन यहीं पे इन्होंने एक बहुत बड़ा एक बैकड्रॉप छोड़ दिया। वो ये था कि पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट ने कई डिसीजन दिए। एक जजमेंट था लैंडमार्क ललिता कुमारी का, फिर अभी हाल ही में सिंधुजनक भी जजमेंट दिया, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर आपके पास कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई परिवादी लेकर आ रहा है, यानी कोई ऐसा अपराध डिफाइन होता है लॉ में कि क्या कॉग्निजेबल है क्या कॉग्निजेबल नहीं है, कि अगर पुलिस वाले के पास कोई अपराध लेके आता है जो कॉग्निजेबल है तो पुलिस वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस उनको एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। ठीक है। राइट। अब ये चेंज कर दिया गया है। अब इसमें कर दिया है कि अगर कोई पनिशमेंट जिसमें 3 से 7 साल तक की सज़ा है तो पुलिस वालों के पास राइट है कि वो उसमें 14 दिन की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। ओके। इंक्वायरी के बाद एफआईआर उसको लगता है तो वो दर्ज करेगा। अब अगर वो एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रहा है तो कैसे वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, कैसे वो एविडेंस को कलेक्ट करेगा? तब तक हो सकता है कि सारे एविडेंसेस खत्म हो सके हो, तब तक बहुत देरी हो चुकी हो। और ये टूल मिल गया पुलिस वालों को। देखिए मैं कोई अगेंस्ट नहीं बोल रहा पुलिस वालों के, लेकिन जनरली क्या करते हैं कि पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने में क्यों आनाकानी करते हैं, आपको पता है रीज़न? मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे एफआईआर दर्ज होगी रिकॉर्ड आएगा, उनको फिर इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, चार्जशीट, एफआईआर, कोर्ट में सबमिशन, लॉट ऑफ इश्यूज। तो वो कहते हैं बाहर से रवाना कर देते हैं आपको। इसलिए अब उनको एक और अच्छा रीज़न मिल गया, 14 डेज इंक्वायरी करो, मुझे नहीं लगा, रवाना हो जाओ यहाँ से। सो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ गुड स्टेप। और जब सुप्रीम कोर्ट बार बार मना कर रही है उसके बावजूद भी आई डोंट नो क्यों किया, पता नहीं। तो इनफैक्ट तो फिर आप फ़ोन करके भी क्या ही कर पाओगे अगर ऐसा है? फ़ोन करके इंक्वायरी आपको कर लेंगे, बोला जा सकता है कि 14 डे इंक्वायरी होगी। राइट। ओके, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट सम पावर्स विद द गवर्नमेंट। स्पेशली सरकार के पास दो जो शब्द होते हैं किसी भी एक्टिविस्ट को स्पेशली बोलने के लिए, वो होते हैं राजद्रोह और देशद्रोह। इस पर कई तरीके के हाँ, एलिगेशंस लगाकर सेडिशन की बात करें लोगों को फंसाया जा सकता है। हाँ, तो क्या इसमें भी तुमने बताया कि इस एक्ट में कुछ नया बदलाव आया है? बिल्कुल बदलाव आया है और बहुत अच्छा बदलाव है ये। देखिए पहले राजद्रोह हुआ करता था, लेकिन अब उस राजद्रोह को बदल के देशद्रोह कर दिया गया है। यानी अगर आप पहले के कानून की बात करें तो सेडिशन लॉ क्या कहता था कि अगर मैं अपने वर्ड से या कुछ भी लिटरेचर से या लिख के या विजिबल साइन से अगर मैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बात कर रहा हूँ, सेडिशन का मेरे पे चार्ज बनेगा। ठीक है। लेकिन अब उस गवर्नमेंट वर्ड को चेंज कर दिया गया है और नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस द वर्ड कंट्री, राइट, यानी इंडिया का नाम डाल दिया गया है। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी मेरी अपनी ओपिनियन रखूँ तो मेरे खिलाफ अब कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। मतलब तुम बोल रहे हो कि ध्रुव राठी को कोई कुछ नहीं कर सकता इस देश में? मैं तो नहीं कहूँगा ध्रुव राठी को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो कहूँगा उसके लिए मेरी पर्सनल ओपिनियन है मेरी ये। खैर एनीवे, लेकिन यस अगर आप बाय लॉ जाएं तो यस ध्रुव राठी कैन से एनीथिंग टू दी अबाउट द गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट अ रॉन्ग। बट पहले जैसे आप देखते थे कि कोई भी आपने वो कार्टून बनाया उसको उठा के डाल दिया अंदर, कि तुमने सेडिशन किया है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो एक्चुअली हो ही रहा है। जैसे बंगाल में हमने देखा था कि अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी ओपिनियन दे सकते हो। बट ये हाँ, कंट्री वर्ड यानी इंडिया डाला गया है, इसका मतलब अगर आप इंडिया की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और एक और वर्ड डाला गया है फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इसको लेके अगर आप कुछ भी अगर करते हो जिससे क्राइसिस ज़्यादा है तो सब उसके अंदर आ जाएंगे आपके देशद्रोह में।
ओके, तो ये क्या मानहानि भी इसी का कुछ पार्ट है? नहीं, मानहानि बिल्कुल अलग है, डिफेमेशन। ओके, वो एक सिविल मैटर है। नहीं, डिफेमेशन दोनों तरीके से होते हैं, सिविल भी होता है, क्रिमिनल भी होता है। और डिफेमेशन से आपको याद आया, एक नई चीज़ कर दी इस बार कानून में। डिफेमेशन में पहले क्या सज़ा होती थी कि भाई अगर आपने क्रिमिनल डिफेमेशन किया तो आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन पहली बार, ये बहुत अच्छा मूवमेंट है क्योंकि नाम ही न्याय संहिता है, तो न्याय देना था, कि कानून अब ये कह रहा है कि हमें आपको पनिश नहीं करना है हर बार, हम चाहते हैं आपको सुधरने का मौका दें। इसलिए पहली बार डिफेमेशन के मैटर्स में बोला है, या ऐसे और भी 8, 10, 15 ऑफेंसेस है जहाँ जो माइनर ऑफेंसेस है वहाँ बोला है कि अब सज़ा देने के अलावा जज साहब के पास एक और ऑप्शन है कि आपको कम्युनिटी सर्विस का बोल सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस क्या? यानी आपने मुझे गाली दी आपके एलएलए पे कि नमन मनोज तो बहुत ही बेकार वकील है, मेरी डिफेमेशन हुआ, मैंने आपके खिलाफ केस किया, अब कोर्ट क्या करेगी? आपको सज़ा नहीं देगी, वो कह सकती है आप कम्युनिटी सर्विस करो कि जाओ अपने एलएलए स्टूडियो के पास जाओ और 100 पेड़ उगा के आओ, या वहाँ जाओ उस गुरुद्वारे में करके आ जाओ। तो कम्युनिटी यानी पब्लिक को आप ऐसे कर सकते हो, इससे आपका रिवेंज भी खत्म होगा मेरे लिए, प्लस आप एक सोसाइटी को बेटर सर्व करोगे और आप में रिफॉर्म आएगा, जो कि लॉ का अल्टीमेट एम है, रिफॉर्म लाना। ओके, फेयर पॉइंट। क्या इस नए कानून में पुलिस के पास कुछ ऐसे विशेष अधिकार आ गए जो पहले नहीं थे, और क्या ऐसे कुछ अधिकार हैं जो पहले उनके पास थे और अब चले गए हैं? इसमें बहुत सारे अधिकार हैं जो हैं और नहीं भी हैं। देखिए, इतने सारों को तो कवर करना क्योंकि बहुत बड़ा कानून है, लेकिन कुछ बेसिक बातें करें तो पहले अरेस्ट से पहले बहुत सारे नियम थे कि जैसे फॉर एग्जांपल उसको वहाँ बैज लगाना पड़ेगा, उसको ड्रेस पहननी पड़ेगी पुलिस वाले को, उसको नाम और पता लिखना पड़ेगा अरेस्ट मेमो के अंदर, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इनमें से कई सारे प्रोविजंस को, जो कि DK बसु नाम का जजमेंट आया था, जिस गाइडलाइन के थ्रू अमेंडमेंट आया था भारत के कानून में, उनमें से मोस्टली का अधिकारों को हटा दिया गया है। ओके, तो इससे मिसयूज़ ऑफ अरेस्ट, जो मिसयूज़ ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट है वो बढ़ेगा। ओके, अब पुलिस अपनी मनमर्जी से अरेस्ट कर सकती है उसमें, तो ये काफ़ी एक ड्रैकोनियन स्टेप है। ओके, इसमें मैंने ये भी पढ़ा था कि पहले पुलिस, जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई तो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया और कई सारे केसेस पुलिस ने वापस ले लिए, लेकिन अब शायद वो नहीं हो पाएगा। देखिए, पुलिस कभी केस नहीं लेगी, वो लेगी प्रोसिक्यूशन। देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला शुरुआत में, क्रिमिनल लॉ इट्स अगेंस्ट दी पब्लिक एंड सोसाइटी, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसमें एक पार्टी बने। इसलिए आप देखना क्रिमिनल में सारे केसेस कैसे होते हैं, जैसे सिविल में मेरा और आपका डिस्प्यूट होता है, नमन मोहनोत वर्सेस ऋषभ जैन होगा, राइट। वही अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो अगर आपके और मेरे बीच में कोई अपराध हुआ है और आपने कोई अपराध किया है, तो केस अगर मैं करूँगा तो केस का टाइटल होगा ऋषभ जैन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब वो नमन का नाम नहीं आ रहा क्योंकि आप स्टेट के खिलाफ केस हो रहा है, क्योंकि अब पब्लिक का मैटर है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि ऋषभ जैन जी, आप कौन से वैसे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैं तो अपॉलिटिकल। अपॉलिटिकल? अरे यार, मैं आपका राज नहीं निकलवा पाया। सपोज मुझे लगता है कि आप कांग्रेस से हो, ठीक है, तो आप कांग्रेस के हो, आदमी हो, और अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बीजेपी की सरकार ने एक केस किया जिसमें कांग्रेस के आप MLA या कांग्रेस के पर्सन पे केस चल रहा है, ठीक है, बराबर केस चल रहा था, आपके खिलाफ केस चल रहा है, सरकार बदली, सरकार बदलती कांग्रेस की आ गई, प्रोसिक्यूशन, क्योंकि सरकार का ही डिपार्टमेंट होता है, तो प्रोसिक्यूशन क्या करता था, सेक्शन 321 CRPC में विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन जो केसेस होते हैं उसमें एक एप्लीकेशन डालता और वो केस विड्रॉ कर लेता। ओके, अब भले ही आपने गलत मेरे साथ किया हो, विड्रॉ सरकार कर रही है, ओके, तो मेरा राइट्स कहाँ गए? विक्टिम के, विक्टिम के राइट्स हनन हो रहे थे। पहली बार इस कानून में बदलाव किया गया और कहा गया कि अगर स्टेट को कोई केस विड्रॉ करना है तो पहले विक्टिम को सुना जाएगा। ओके, सो पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती। ओके, ये अच्छा स्टेप है। लास्ट 1-2 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे वो लेते हैं। एक कानून आया था रिलेटेड टू पेट्स, हमने देखे बीच में कई सारे पेट्स ने अटैक कर दिया, एक ओल्ड लेडी पे एक किसी के पेट ने अटैक कर दिया, इवन उसकी हत्या भी कर दिया, हत्या नहीं बोलेंगे वहाँ पे, मार दिया या जो भी शब्द उसको यूज़ करें। उस केसेस में मुझे नहीं पता पहले क्या कानून था, अब क्या कानून है? नहीं, जहाँ तक आपने पेट की बात करी तो बिल्कुल सही है कि एक सेक्शन 291 एक डाला गया है BNS में, जो ये कहता है कि अगर आपके पेट से किसी की लाइफ एंडेंजर होती है या कोई परेशान होता है तो जो पेट जिसका है उसके मालिक को 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। ओके, ये पहली बार ऐसा डाला गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम देखते हैं कि पेट आप रखो अच्छी बात है, लेकिन आप किसी और को परेशान नहीं कर सकते। अब आपका पेट पाला हुआ है, मेरे घर में आके मुझे काट के जा रहा है, तुम कहोगे मेरे पेट ने कर दिया, मैं क्या करूं? इसलिए आपके लिए प्रोविजन डाल दिया गया। ओके, मालिक पर भी कुछ मालिक पर भी सेक्शन 291 इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो तेरे दिल के बहुत करीब है, जिसके सबसे ज़्यादा केसेस तेरे पास आते हैं, 490 की बात 498 है।
तो जिन लोगों को नहीं पता, मुझे जितनी बेसिक जानकारी है ऐसा है कि अगर ये मेनली मैरिज रिलेटेड मैटर्स से जुड़ा हुआ डॉरी होता है, का, दहेज का। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर बोलते हैं कि मेल को प्रताड़ित करने वाला कोई कानून है और या झूठे केसेस उनके ऊपर कई बार लगाए जा सकते हैं, वो भी इसी एक्ट के तहत हमने सुना है कि आते हैं। इसे हम कहते हैं लीगल टेररिज्म, लीगल टेररिज्म। 498 है। तो क्या ये लीगल टेररिज्म, वैसे टेररिज्म वर्ड इस वाले एक्ट में BNS में पहली बार डिफाइन किया गया है। टेररिज्म एक्ट को लाया गया है, वैसे सही कह रहे हैं आप, ये भी मतलब बड़ा बदलाव है। टेररिज्म एक्ट को डिफाइन किया गया है, पहले कभी डिफाइन नहीं था। तो क्या ये लीगल टेररिज्म जो इस देश के पतियों के खिलाफ हो रहा है, हाँ। क्या उसमें भी कुछ इसमें राहत मिलेगी, या इनफैक्ट कई सारे बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी होते हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव आया इस वाले देश के पतियों के लिए यही मैसेज है भाई, पहले भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं था, आज भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी तुम्हारे लिए कुछ होगा। ओके। इस देश में कानून तुम्हारे खिलाफ था, खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। 498 का जो प्रोविज़न था जिसका रैम्पेंटली मिसयूज़ किया गया। कैसे? 498 कहता है दहेज के लिए परेशान करना। मेरी शादी हुई 10 साल पहले, 10 साल से मेरी वाइफ बहुत अच्छे से रह रही है, खटपट हो गई, पीयर चली गई, दर्ज करा दी FIR कि मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि इसके अलावा तो और किसी भी तरीके से मेरे खिलाफ FIR नहीं करा सकती। तो 498 की FIR दर्ज करा दी कि साहब मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरी बहन, दूर तरह के भुआ या मेरा मित्र ऋषभ जैन भी मिलके मुझे दहेज के लिए परेशान करते थे और मुझे बोलते थे कि तू जा एक गाड़ी लेके आ या ऐसा पैसे लेके आ। 498 की FIR दर्ज करा देते और फिर पुलिस आती पिक्चर में। अब तो खैर थोड़ा टाइम चेंज हुआ है अर्नेश कुमार जजमेंट के बाद। पहले तो आती माता पिता भाई बहन, वो बहन जो कभी उस घर में रही नहीं बेचारी, वो बहन का हस्बैंड यानी जिया जी के जो उसका भी मतलब ही नहीं उससे, उठा के ले जाते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट केम फॉर रेस्क्यू और अल्टीमेटली जजमेंट आए 498 पे अर्नेश कुमार से लेके कई सारे जजमेंट जहाँ इस तरह की अरेस्ट को रोका गया। फिर भी आज भी ये डर बना रहता है, जैसे ही 498 की FIR होती है ये डर बना रहता है कि कहीं पुलिस अरेस्ट ना कर ले, इसलिए लोग एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं, भागते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल के 2-3 जजमेंट्स में, मैंने अपने चैनल पे वीडियोस बनाई भी हैं उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब टाइम आ गया है कि भारत के कानून बनाने वालों को इसके ऊपर सोचना होगा, उसमें चेंज लाना होगा और कई ऐसे चेक एंड बैलेंस लाने पड़ेंगे कि वो प्रूव करने पे ही 498 का केस बनेगा, अदरवाइज़ नहीं। और हम डायरेक्शन देते हैं लेजिस्लेचर को कि आप ऐसा चेंज करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको यूज़ नहीं किया गया, उसको फॉलो नहीं किया गया और उस 498 सेक्शन को एज इट इज़ रिप्रोड्यूस किया गया है। नंबर बदल दिया और एज इट इज़ सेक्शन है, तो कोई सेंस ही नहीं बना उसका। तो जब नया कानून ला ही रहे थे तो भाई रिफॉर्म कर देते उसके ऊपर, जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं इसके ऊपर। ओके। लेकिन 2 जो सेक्शंस हैं जो शायद सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्ट्रक डाउन कर दिए थे, अडल्ट्री एज वेल एज 377, वो इस वाले में एडल्ट्री को डिलीट कर दिया, 377 को डिलीट कर दिया। ओके, क्योंकि वो गलत थे उनके हिसाब से। गॉट इट। चलिए, तो मेरे ख्याल में हमारे सारे डिस्कशंस हो गए। कुछ और एनीथिंग वी वांटेड? बस मैं लास्ट में ये कहूँगा कि इन माय ओपिनियन एक बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत थी तारीख पे तारीख उसको ख़त्म किया जा रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं दोषी हम वकील भी होते हैं, क्योंकि वी ऑल्सो बिलीव इन टेकिंग एडजॉर्नमेंट के ठीक है यार कर लेंगे, या विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जुडिशरी जजेस भी कई बार कहते हैं कि ठीक है आगे देख लेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस लाया जा रहा है, तो जो ट्रांसपेरेंसी जो अभी तक जुडिशल सिस्टम में नहीं थी काफ़ी हद तक लाई जा रही है और बहुत अच्छा स्टेप है ये। अंडरस्टूड। चलिए जनता, अगर आपके और भी कोई प्रश्न हो, हमने कोशिश करी कि इस नए विषय पर जितनी जानकारी है उन्हें सबको इकट्ठा करके आपके साथ साझा किया जाए। लेकिन अगर अभी तक आपके कोई और सवाल हैं, प्रश्न हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए। कोई टिप्पणी है इस कानून के बारे में तो नीचे लिखिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लीगल शॉर्ट्स चैनल ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपकी लॉ से विशेष लगाव है या फिर आप लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो नमन कानून से जुड़े हुए बहुत सारे विषयों को बड़ी आसान भाषा में अपने चैनल पर शेयर करते हैं। नमन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऋषभ जी फॉर कॉलिंग ऑन एलडे। थैंक यू जनता। थैंक यू।